हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 वसंत भाग 2 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें आपका चैप्टर यानी कि उसमें आपका है पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है दादी माँ। दादी माँ को के जो लेखक हैं वो हैं श्री शिव प्रसाद सिंह जी। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह जी ने जो दादी माँ कहानी लिखी है उसकी हम व्याख्या पहले ही कर चुके हैं और आज हम इसका अभ्यास करें यानी कि उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न अभ्यास। किताब में आपका जो पहला प्रश्न है वो है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ, ठीक है, लेखक को अपनी दादी माँ के साथ बचपन की और किन बातों की याद आ जाती है। यानी कि इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि लेखक को यानी कि जो शिव प्रसाद सिंह जी हैं उन्होंने जब अपनी दादी माँ के साथ जो उनकी यादें जुड़ी हुई हैं उसमें किस प्रकार की यादें हैं। बचपन की यादें होती है आपकी दादी के साथ, नानी के साथ, तो लेखक की कौन कौन सी यादें हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि दादी माँ के साथ मित्रों की याद आती, यानी कि जब वो छोटे थे बचपन में गांव जाते थे अपनी दादी से मिलते थे तो उनके जो दोस्त थे उनके साथ खेलते थे वो याद आता है। किशन भैया की शादी, और जब वो गांव गए थे तो उनकी किशन भैया की शादी भी हुई थी। गांव की बारिश में भीगना, ज्वार का आना, दादी माँ की सेवा और रामी चाची की घटना। रामी चाची की घटना कौन सी थी? रामी चाची ने उनसे उधार लिया था, है ना, और फिर उसके बाद उनकी बेटी की शादी भी थी। चलो कोई बात नहीं, आपको इतना ही लिखना है सिर्फ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ मित्रों की याद आती है, किशन भैया की शादी की, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना यानी कि उनको जो बुखार हुआ था वो, दादी माँ की सेवा और रामी चाची की घटना की याद आती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबको ये समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है बेटा, दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। यानी कि जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनके घर में कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी जिससे उनको पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो उसमें पूछा गया है कि क्यों हो गई थी। तो दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हो गई थी क्योंकि उनके श्राद्ध में, यानी कि श्राद्ध किया जाता है जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद हम श्राद्ध करते हैं, तो उनके श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति यानी कि बहुत ज़्यादा संपत्ति, व्यय का मतलब होता है खर्च कर दी, और उनका पहले का भी उधार लिया हुआ पैसा था वो भी अभी वो नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका बेटा कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। देखो बेटा, मेरे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा पक्ष अच्छा लगता है। आपको यानी कि जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको कोई सा भी पक्ष अच्छा लग सकता है, जैसे दादी माँ केयर कैसे करती है लेखक की, या दादी माँ गरीबों की मदद कैसे करती है। तो इस तरीके से आपको जो पक्ष अच्छा लगता है आपको वो बताना है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया, लिख दिया है, आप उसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। बाकी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि आपको इस लेसन में कौन सा पक्ष अच्छा लगा। तो जो मेरी साइड से है वो है दादी माँ का स्वभाव दयालु है, यानी कि जो हमारी दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य ने कि गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती, यानी कि जो हमारी दादी माँ है उनके साथ सिर्फ यही नहीं है कि वो घर के मेंबर्स के लिए केयरिंग है या उनके नहीं दया करती हैं या उनके नहीं कार्य करती हैं, वो जितने भी लोग हैं जो गरीब हैं, जो आसपास हैं, जिनको वो जानती है, उनकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटती। बेटा वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इतना भी लिख सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कुछ मेंशन किया है। जैसे रामी चाची के उधार ना चुकाने पर, जैसे आपको एक घटना याद होगी कि रामी चाची ने जो उधार लिया था वो नहीं देने पर भी जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी की शादी है
तो वो उनसे उधार उनका सारा माफ़ कर देती है और उनको आर्थिक सहायता यानी कि उन्हें 10 रुपये देकर आती है ना। तो एक वो, और दूसरा जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तो दादी माँ जो है उन्होंने अपना कंगन भी दे दिया था, जिससे उनके बेटे का जो उधार है, अपने बच्चों को कंगन दे दिया था जिससे उनका उधार जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर बेटा आप इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना भी लिखते हो तो बिल्कुल सही है कि आपको दादी माँ का दयालु पक्ष अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर के सदस्यों से लेके गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। मैंने इसमें सिर्फ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है क्यों, यहाँ पे आपको क्यों का भी जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। आप बुक में देखिएगा, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देखिएगा, पहला प्रश्न आपका कहानी से था और दूसरा प्रश्न है आपका कहानी से आगे। कहाँ से आगे? कहानी से आगे। कहानी से आगे, ठीक है। जो दूसरा प्रश्न है आपका वो है कहानी से आगे। इसमें आपका पहला जो प्रश्न है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आपने इस कहानी में महीने के नाम पढ़े। महीने के नाम पढ़े हैं ना बच्चों, जैसे क्वार महीना है, आषाढ़ है और माघ है। क्वार तो वैसे मैंने आपको कभी वैसे या किसी ने हमें नहीं पढ़ाया है, लेकिन इस बुक में गांव की भाषा में हम महीनों के नाम में क्वार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे हम जो हमारा जो क्वार का जो मौसम होता है वो जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं, शरद जैसे स्टार्ट होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं क्वार का मौसम। जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी थोड़ी थोड़ी शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वार। आषाढ़, माघ, ये तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़े हैं और इनका मतलब भी पढ़ा है। तो इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, मतलब इन महीनों के बारे में आपको डिटेल बतानी है कि इन महीनों में जो मौसम है वो कैसा रहता है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे है क्वार। क्वार में क्या होता है, गर्मी का अंत। मैंने भी बोला था ना आपको कि गर्मी आपकी जो है जा रही होती है और सर्दी थोड़ी थोड़ी आ रही होती है। अगस्त सितंबर के महीने में होता है ना, उसके बाद ठंड होती है और आसमान साफ रहता है। अब नेक्स्ट है आपका आषाढ़। आषाढ़ का मौसम यानी कि बारिश का मौसम। बारिश का मौसम होता है, वहाँ वर्षा न होने से गर्मी भी होती है। जब अब देखा होगा आपने, अब जैसे जो गर्मियों का मौसम होता है, बारिश का जो मौसम होता है, इसमें जब बारिश नहीं होती तो थोड़ी सी सफोकेशन सी हो जाती है ना, बहुत गर्मी सी लगने लग जाती है, तो इसको हम बोलते हैं आषाढ़। माघ का जो महीना होता है वो होता है सर्दी का महीना, जो ठंड का महीना होता है। दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है उसे हम बोलते हैं माघ का महीना, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश में लर्न है ऐसे ही आपको हिंदी में भी मौसमों के नाम लर्न होने चाहिए, महीनों के नाम लर्न होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका कहानी से में पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न है बेटा, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो भी आपका मौसम से ही रिलेटेड है। यानी कि इस चैप्टर में आपको एक तरीके से मौसमों की भी जानकारी दी है कि हिंदी में हमारे कौन कौन से मौसम होते हैं। और उसमें पहले में आपसे पूछा गया था कि मौसम में जो इसमें पूछे हैं उसमें मौसम में होता क्या है या कैसा मौसम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक कहता है कि अपने अपने मौसम, जैसे माँ बोलती है ना, उनकी जो दादी माँ है वो बोलती है इनकी कि मैं ये ना खाऊं तो चलेगा, वो ना खाऊं, मुझे पानी में भीगना है। तो ये सब चीज़ें इसमें पूछा जा रहा है कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। जैसे हमें पता है ना, गर्मियों में हमें ये अच्छा लगता है, सर्दियों में हमें ये फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से गर्मी यानी कि क्वार के मौसम में क्या होता है, तरबूज, खरबूज, फांसे और लीची मिलते हैं। जो हमारा क्वार का जो मौसम होता है, गर्मी का जो मौसम होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें, तरबूजा, खरबूजा, फांसे और लीची। फांसे क्या होते हैं बच्चों, बहुत मज़ा आता है, गाँव में जाओ फांसे खाओ, अगर नहीं खाए हैं तो खा के देखो, छोटे छोटे रेड कलर के। नेक्स्ट है आपका आषाढ़। आषाढ़ का जो महीना होता है, आषाढ़ के मौसम में क्या होता है, बारिश, ठीक है। जो बरसात का मौसम होता है उसे हम बोलते हैं आषाढ़। और आषाढ़ के मौसम में ये भी थोड़ा थोड़ा वही गर्मी वाला ही थोड़ा सा मौसम होता है। अभी जो मौसम चल रहा है
उसमें ये सब चल उसमें अब, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी आने वाला 1-2 महीने में, उसमें हम आषाढ़ के महीने में बारिश होती है और उसमें हम क्या, आम तो खा ही रहे हैं आजकल सारे बच्चे, आम, जामुन, ककड़ी, खीरा, ये सब मिलता है, इसमें बारिश हो जाती है और ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्दी। सर्दी में के मौसम में कौन कौन से फल होते हैं? सर्दी के मौसम में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ आदि मिलते हैं। सर्दियों में थोड़े फ्रूट्स कम मिलते हैं, केले तो सभी मौसम में मिलते हैं, 12 महीने मिलते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में मेन जो फल है वो अंगूर और अमरूद वगैरह मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका नेक्स्ट कहानी से आगे का भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद हम आ जाते हैं भाषा की बात पे। ठीक है, अनुमान और कल्पना में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, वो क्या है, आपके डिस्कशन के लिए हैं, वो आप आपस में डिस्कशन कीजिए, इसको पढ़िए, रीड कीजिए, और उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है आपका, जो हम प्रश्नोत्तर करेंगे वो है भाषा की बात। ठीक है, कौन सा प्रश्न कौन सा है आपका? भाषा की बात। मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ, भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात में सबसे पहला प्रश्न जो है आपका, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जो इस कहानी में लेखक ने कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए हैं या कुछ पंक्तियां ऐसी कही हैं जैसे जरा सी कठिनाई पड़ते ही अनमना सा हो जाता है। हैसन से सफ़ेद, मतलब यह जैसे मैंने बताया था, अनमना का मतलब होता है बेचैन, तो इसमें कुछ इस तरीके की अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, तो जरा सी कठिनाई ये एक अलग है, फिर अनमना सा हो जाता है अलग है, और सन से सफ़ेद अलग है। ये तीनों जो पंक्तियां हैं ये अलग अलग हैं। तो मतलब ये है कि इसमें क्या है, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया है। किस चीज़ का? जरा सी, ठीक है, अनमना सा या सन से सफ़ेद। तो इसमें क्या है, सा से सी का प्रयोग क्या है। ऐसे ही आपको 5 शब्द लिखने हैं जिसमें आप इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आज तेरा ये मुंह नान सा क्यों हो रहा है, बोलते हैं ना कभी कभी कि हाँ भाई ये आसमान है वो नीला सा हो गया है, सफ़ेद सा हो गया है। ये कभी कभी कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा सफ़ेद सा क्यों हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप कुछ जो शब्द यूज़ करते हैं इसको आपको बताना है। इस तरीके से आपको कुछ और शब्द बनाने हैं। ऐसे 5 और शब्द लिखिए, ऐसे 5 और शब्द लिखिए। क्या कह रहा है लेखक कि आपको इस तरीके के 5 और शब्द लिखने हैं। जैसे जरा सी, अनमना सा, तो इस तरीके से आप लिखिए। समानता का बोध कराने वाले शब्द। अब समानता का बोध कराने वाले यानी कि जरा सी का मतलब क्या होता है? जैसे जरा सी, थोड़ी सी। तो अब हम समानता का बोध कराने वाले शब्दों को लिखते हैं। सबसे पहला शब्द है आपका नीला सा, जैसे आसमान नीला सा हो गया है। सुंदर सा, इस बच्चे का चेहरा कितना सुंदर सा है। गोंद सा, आज चंद्रमा बिल्कुल गोंद सा है। ठीक है, सबने कर लिया, इतना समझ आया सबको। 5 शब्द इसने कहे हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है, पर हमने आपके लिए पूरे 10 शब्द 7-8 शब्द लिखे हैं। 7-8 शब्द और 7-8 वाक्य, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं लंबा सा। यह लंबा सा आदमी इधर ही आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि वह जो आदमी है वो कितना लंबा सा है। वहाँ छोटी सी लड़की खेल रही है। या हम ये कह सकते हैं, आप वाक्य प्रयोग अपने अलग बनाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए, वाक्य प्रयोग आप अपने आप कीजिए। जैसे वहाँ छोटी सी लड़की खेल रही है, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपके पापा कोई टॉय लेके आए हैं घर में, आपका कोई खिलौना लेकर आए हैं, वो आपको बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं, यह जो टॉय है या यह जो गाड़ी है ये कितनी छोटी सी है और कितनी क्यूट सी है। बोलते हैं ना हम कभी कभी किसी चीज़ को देखकर कि कितनी छोटी सी क्यूट सी है। या ये जो चाचा का अभी बेबी हुआ है या वो कितना छोटा सा है, कितना क्यूट सा है। सरिस, पीपर पात सरिस मंडोना, जो सरिस है ये एक शब्द है। सरिस पीपर पात मतलब जो पीपन के पत्ते होते हैं, इसको देखकर हमारा जो मन है वो डोल जाता है। ये सरिस मन डोना, सरिस जो
बोनी ऐसी ज्यों कोयन की कूक। मतलब ज्यों का मतलब है बेटा जैसा, ज्यों का मतलब क्या होता है जैसा, कि इस इंसान की बोनी ऐसी है जैसे कोयन की कूक, यानी कि कोयन जितना साफ बोलती है, कितना प्यारा बोलती है, इस तरीके से ये व्यक्ति बोल रहा है। जैसे यह कपड़ा दूध जैसा सफ़ेद है। जैसा का मतलब है बेटा ये जो किसी का रंग है या किसी का कपड़ा है, सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है वो कैसे बोलते हैं हम, कि ये जो कपड़ा है ये दूध जैसा सफ़ेद है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो इसी में आपका जो दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं।